करते रहना। ओके। और अच्छा, आप लोगों का टेस्ट कब है बताओ? कल कल सर कल। वेरी गुड। सिलेबस क्या आ रहा है? 11th full। ठीक, ओके। 11 का फुल सिलेबस, 11 का फुल सिलेबस है ना? यस सर यस सर। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब पता है सबको, चलो अच्छा है। अच्छा, पूरा सिलेबस तो पढ़ा ही नहीं है आई थिंक, तो कैसे दोगे पेपर फिर? ये दे सर दोगे? जो हमारे अच्छे से टॉपिक कवर है उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करके उनके ऊपर फोकस करेंगे। अच्छा अच्छा, और बाकी लोग क्या सोचा? बाकी लोगों ने भी बताओ। सर सेम। सेम, अच्छा। फॉर्मूला वगैरह रिवाइज किए थे आज कुछ 11th के सारे दूसरे यस चैप्टर्स के सर। भी? यस सर। ओके, वेरी गुड। यस सर एटलीस्ट एनसीईआरटी के या फिर जो जो भी आपने 11 में चैप्टर पढ़े हैं, स्कूल लेवल पे भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल लेवल पे भी आपने जो जो भी चीजें पढ़ी है एनसीईआरटी से या फिर जो भी आपके टेक्स्ट बुक से, उनके बेसिस पे भी आप लोग क्या करना है, आप लोगों का एटलीस्ट फॉर्मूला रिवीजन करके जाना है। फॉर्मूला रिवीजन अच्छे से कर लोगे तो भी आप एटलीस्ट पेपर ढंग से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, आज का सेशन ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कल एक कुछ चीजें देखी गई है, जनरली बच्चे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स बहुत सारी करते रहते हैं। ठीक है, तो वो मिस्टेक्स आप लोग ना करो कल के पेपर में, वो इसलिए वो सेशन बहुत जरूरी है। और क्या ये आज हो सकता है आपका जेई के हिसाब से पहला टेस्ट हो, आगे जाके आप बहुत सारे टेस्ट दोगे पूरे ईयर में, उन सारे टेस्ट में आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, चाहे टेस्ट कैसा भी हो, राइट। कुछ स्ट्रेटेजी आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो स्ट्रेटेजी है ये जेई के अलावा बाकी सब जगह एग्जाम में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब आप कोई भी एग्जाम दो, आगे जाके आप अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे, कोई जेई का देगा, कोई एनडीए का भी देगा, कोई सारी मतलब आप जेई एडवांस भी दोगे, राइट। और भी अच्छी अच्छी एग्जाम्स आप आगे जाके आप प्रिपेयर करोगे। उन सारी एग्जाम्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ स्ट्रेटेजी होती है, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसके कारण हमारा स्कोर बहुत अच्छा है, और जितना अच्छा स्कोर आएगा उतनी अच्छी रैंक आएगी, है ना? क्लियर है? यस सर आप सबको समझना है ना? ठीक है, चलो। अच्छा, कुछ 2 मिनट और वेट कर लेते, कुछ बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, तब तक आप लोग बताओ, जेई एग्जाम के एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको पता है? ये कैसा पेपर आता है, कितने नंबर का होता है? यस सर सर 375 हाँ, एक एक करके बताओ। चलो, पहले कौन बताएगा? हाँ, रविंद्र, राजविंद्र बताओ। सर 75 क्वेश्चन आएंगे जो 300 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन सही होने पे +4 मार्क्स मिलते हैं एंड क्वेश्चन गलत होने पे -1 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सुहानी, मुझे ये बताओ, तीनों सब पर सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन आते हैं? सर 25। 25, ओके। अच्छा, क्या ये 25 क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं? नो कोई नो बताएगा? सर 5 न्यूमेरिकल नो सर, इंटीजर टाइप होते हैं। इंटीजर टाइप। सारे इंटीजर टाइप? 5 5 इंटीजर टाइप होते क्वेश्चन। हैं, 20 मल्टीपल टाइप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर 5 मतलब क्वेश्चन हाँ, इंटीजर सही है। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, 5 इंटीजर टाइप होते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये सबको पता है। और करेक्ट करने पे +4 मिलता है, और अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो -1 मिलता है। अच्छा, अगर मान लो अपन क्वेश्चन छोड़ो तो, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन अपन को नहीं आया, उसका मैंने कोई भी आंसर टिक नहीं किया, तो फिर मुझे कितने मिलेंगे? 0 मार्क्स जीरो। जीरो, वेरी गुड। उसमें कोई नेगेटिव नहीं होगा, राइट, वेरी गुड। मतलब चलो, फंडामेंटल नॉलेज तो है। अच्छा, थोड़ा और पूछता हूँ, मतलब आप जेई की तैयारी कर रहे हो कितना? अच्छा, मुझे ये बताओ, 300 मार्क का पेपर होता है, आप लोगों ने बताया मुझे। अगर मैं पिछले 4-5 साल का एनालिसिस करके पूछूं आपसे कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल 90 परसेंटाइल लाना है, आपको परसेंटाइल मतलब समझता है? परसेंटाइल, परसेंटेज, यस सर। यस सर। दोनों में अंतर है ना, दोनों सेम नहीं होता। जो बोर्ड्स में आपका परसेंटेज होता है, वो परसेंटाइल, दोनों चीज अलग अलग है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको 90 परसेंटाइल लाना है, तो अराउंड किस रेंज में नंबर लाने पड़ेंगे ताकि 90 परसेंटाइल क्रॉस हो जाए? सर 150 की रेंज में सेफ होता है। फिर 120 सर से ऊपर। 180 to 75 200 to 70। अच्छा, 180 to 200, कोई बोल रहा है सर 150, कोई बोल रहा है सर 200। 70 to 75। अच्छा, 70 to 75। सुहानी बोल रही सर 70 नंबर पे भी 90 परसेंटाइल क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है,
और कोई आउट ऑफ 300 कितने नंबर लाए ताकि मेरा 90 परसेंटाइल क्रॉस हो जाए? अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर है। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, एडवांस आपके दो अटेम्प्ट होते हैं ना, एक अटेम्प्ट कब आता है, पहला अटेम्प्ट? अप्रैल में। Sir, Jan. जनवरी में। पहला जनवरी के लास्ट वीक में आता है और सेकंड अटेम्प्ट कब आता है? अप्रैल। अब इन दोनों अटेम्प्ट में से जो बेस्ट स्कोर होता है वो काउंट होता है। फॉर एग्जांपल आपका जनवरी में 92 परसेंटाइल आया, अप्रैल में आपका मान लो 89 आया, तो जो ज्यादा होगा वो काउंट होगा। फॉर एग्जांपल अप्रैल में आपका 95 आ गया और जनवरी में 90 है तो 95 काउंट होगा, मतलब बेस्ट आउट ऑफ 2 काउंट होता है। दोनों परसेंट मतलब दोनों में एग्जाम्स में जो बेस्ट होता है वो काउंट होता है। अच्छा, अब ये जो परसेंटाइल आता है इसमें हर कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ होता है एडवांस के लिए, ये सबको पता है। एडवांस के अपीयर करने के लिए आपको कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ यस सर। कल 2024 का और 2023-24-25 में जनरल कैटेगरी का क्या कट ऑफ था? कितने नंबर परसेंटाइल लाने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी वाले? सर 93। 91 to 95। हाँ 93 लगभग 93 परसेंटाइल एकदम करेक्ट है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों को? सर 81 सर 80। 80 बहुत बढ़िया। और एससी एसटी कैटेगरी का कितना कट ऑफ था? सर 70-60। ठीक है वेरी गुड। मतलब ये फंडामेंटल जेई का नॉलेज तो सबको है लगभग। अच्छा 12 का परसेंटेज का भी कोई क्राइटेरिया होता है क्या? वेरी गुड। जो बच्चे ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको मिनिमम 75% 12th में लाना ही है, ठीक है। और जो बच्चे एससी एसटी कैटेगरी के उनके 65% का क्राइटेरिया रहता है। एक्सीलेंट। चलो मतलब फंडामेंटल नॉलेज सबको है। अब आज के पेपर में देखो, आपने जेई के बारे में तो सब इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है कि जेई में ये सब चीजें होती है, एग्जाम का पैटर्न भी आपको पता है, कट ऑफ भी आपको पता है, क्या कब एग्जाम होती है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। बहुत अच्छी बात है, मतलब अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो इसके बारे में आपको इतना नॉलेज है। अच्छा मुझे एक चीज और बता दो, इस एग्जाम में क्या 11th आती है या थोड़ी 11th थोड़ी 12th कैसे क्या है? सर 11 12 से 40%। दोनों आते देखो ये एग्जैक्ट निर्धारित नहीं है, हाँ लेकिन लगभग 50% ऑलमोस्ट सही बताया आपने। थोड़ा 50% पोर्शन 11 से आता है, 50% पोर्शन 12 से आता है। ग्रेट, वेरी नाइस। चलो अच्छा, सिलेबस का भी आइडिया लग गया। अब मेन पेपर देते टाइम उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? अच्छा चलो आपसे मैं पूछता हूँ, अगर मान लो मेरे पास मैथ्स में 25 क्वेश्चन है, सब सोच समझ के बताना है ना। मैथ्स में 25 क्वेश्चन है, पेपर थोड़ा मैथ्स का टफ आया, टफ और लेंदी भी है, और उसमें से मैंने पूरा पेपर देखा, मुझसे सिर्फ 3-4 ही क्वेश्चन बन पा रहे हैं, राइट। मतलब 4 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हाँ इसका तो आंसर ये है, और कुछ 4-5 क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं हूँ, थोड़ा सा 50-50% हो सकता है आंसर बी या सी में हो, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं और 1-2 क्वेश्चन मुझे गैस वर्क टाइप करने का मन कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे टोटल से 4 तो जो मुझे आते हैं वो 5 से 6 क्वेश्चन मुझे गैस वर्क करने, टोटल वो 10, और मान लो 2, तो मतलब मुझे 10-12 क्वेश्चन को टिक करके आना चाहिए या सिर्फ 4 करना चाहिए? सर सिर्फ 4 करने चाहिए, गेस वर्क नहीं करना चाहिए। अच्छा तो 4 करने में आपको ऐसा नहीं लगा यार बहुत कम हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, थोड़े और टिक कर दे तो क्या पता सही हो जाए। सिर्फ 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो फिर नेगेटिव मार्किंग होगा ना सर? क्या कह रहे हो? हाँ राजवीन बोलो, क्या कह रहे हो? कट ऑफ होता है ना, अगर हम सिर्फ 4 क्वेश्चंस करेंगे तो वो उसको कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। हाँ वही तो मैं आप लोगों से पूछा, अगर मान लो 4 क्वेश्चन करूंगा तो फिर गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? थोड़े ज्यादा अटेम्प्ट कर लेता हूँ ना। सर आपने बोला कि पेपर टफ है तो 4-5 करने से हो जाएगी कट ऑफ क्लियर। ओके ठीक है। देखो पहली चीज, जेई मेंस में ऐसा कोई कट ऑफ का नहीं रहता है। वो जेई मेंस में क्या रहता है, आपका कट ऑफ जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ एडवांस में होता है, मेंस में आपका ओवरऑल काउंट होता है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपके तीनों सब्जेक्ट के कुछ परसेंटाइल आएंगे, फिजिक्स के कुछ परसेंटाइल, केमिस्ट्री के कुछ परसेंटाइल, मैथ्स के कुछ परसेंटाइल, और फिर आपका ओवरऑल परसेंटाइल निकलेगा, राइट। ठीक है, और आप लोगों ने लगभग सबने सही बोला है कि सर अगर आपको 4 आ रहा है तो आपको 4 ही करना चाहिए। इट इज द वेरी करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। मतलब ये मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आप अपनी स्टार्टिंग के प्रिपरेशन में आपको इतनी अच्छी बातें पता है, मतलब कहीं ना कहीं आप अगले साल IITian बनने वाले हो, ठीक है। चलो अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है उसमें हम एक तो बस पहले एग्जाम पैटर्न और कट ऑफ में आपके साथ डिस्कस करने वाला था, लेकिन लगभग सबको पता ही है तो उसको हम शॉर्ट में एक बार ब्रीफ कर दूंगा। फिर कुछ चीजें जो हमको ध्यान रखनी है, हाउ टू अपीयर द पेपर, पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए,
अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, मैं आपको वो दो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसमें से आपको जो बेस्ट लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। फिर पेपर देते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का हमको जो ध्यान रखना है उसके बारे में हम ये डिस्कशन करेंगे, और लास्ट में इनकेस आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, आपका कोई सजेशन हो, आपको कोई चीजें पूछना है तो लास्ट में आप वो चीजें पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट, एवरीवन बोलो। यस सर। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न लगभग आप सबने सही बताया था। टोटल आपके 75 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट। टोटल 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, और टोटल 3 आवर्स का पेपर होता है। ठीक है, 3 आवर्स का पेपर होता है कंप्लीटली, और 25 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में आते हैं, ये लगभग सबको पता था। 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस करेक्ट होते हैं, और 5 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल वाले होते हैं। ठीक है, और दोनों ही में मार्किंग स्कीम सेम रहती है। अगर सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, और अगर गलत हो गया तो -1 मिलेगा। और एक्सक्यूज मी सर, अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स, मतलब आपका कोई नंबर कट नहीं होगा। हाँ बोलो। सर जैसे केमिस्ट्री का लाइक इजी पोर्शन आया है तो हम 30 के 30 अटेम्प्ट कर सकते हैं? हाँ ठीक है, वो बताता हूँ मैं, 1 मिनट आता हूँ। ठीक है, कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, वो अभी अगली स्लाइड में हम उस पर आ रहे हैं, है ना। ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया। इसके बाद कट ऑफ, जो कि आप लोगों ने सब लगभग ने सबने सही बोला था, पिछले साल का जो कट ऑफ था 2024 में, ये अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ था। आप देखोगे ईडब्ल्यूएस ओबीसी का लगभग 80 परसेंटाइल है, एससी कैटेगरी का 60 परसेंटाइल है, एसटी कैटेगरी का 46 था, जनरल का 93 था। ठीक है, पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली हैंडीकैप, कोई बच्चा अगर फिजिकली हैंडीकैप है उसका ये कट ऑफ था। अब इतने कट ऑफ पे क्या मार्क्स रहते हैं इसके बारे में भी आप लोगों ने कुछ ना आंसर दिए थे, उसका भी मैं एक जनरल यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो यहाँ पे देखो सर, ये एक 9, मिनट पीछे वाली स्लाइड कीजिए ना, एक सेकंड बस। हाँ हाँ बोलो, कोई डाउट है इसमें ध्रुव? सर हो गया, सर हो गया, हो वो गया? स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा स्क्रीनशॉट, ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे जैसा कि मैं बता रहा था कि ये डेटा है, कुछ ऑन एन एवरेज डेटा निकाला गया था कि अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि 91 to 93 परसेंटाइल भी अगर आपको लाना है, ठीक है, तो लगभग 70 से 80 नंबर, मतलब ऑन एन एवरेज 75 to 80 मार्क्स अगर आप ला जाते हो तो 90 परसेंटाइल आपका क्रॉस हो जाता है। ठीक है, 80 to 90 में अगर चल जाते हो तो आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ भी क्लियर हो जाता है। ये 2024 के स्कोर के हिसाब से, इस साल भी लगभग इतना ही गया था कि अगर 90 से 100 के बीच में जिसने बच्चे ने नंबर लेके आ गया था 90 से 100, उसका 93-94 परसेंटाइल क्रॉस हो गया था। ये आउट ऑफ 300 है। आपको समझ में आ रहा है, मतलब 300 में से अगर बच्चा 100 नंबर ला रहा, मतलब ठीक ठाक परसेंटाइल आ रहा है उसका। अब देखो 100 नंबर लाने के लिए आप बताओ मुझे कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे करेक्ट, 100 मार्क्स के लिए कितने करेक्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे? 25 सर। 25 के और करेंगे। 100 को 4 से डिवाइड कर दो, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। मतलब 25 क्वेश्चन, तो तीनों सब्जेक्ट मिला के मुझे 25 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट सही कर दिए मेरे, तो मेरा ठीक ठाक परसेंटाइल आ जाता है। अब देखो 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए अब डिपेंड करता है कि उस साल आपका शिफ्ट में कौन सा सब्जेक्ट कैसा आया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अब देखो जनरली ये पाया गया है कि मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ एंड लेंदी आता है, नो डाउट। तो अगर आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मान लो थोड़ा इजियर साइड है और आप केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग भी है, केमिस्ट्री में आपने 12 क्वेश्चन कर लिए, फिजिक्स में आपने लगभग 10 क्वेश्चन कर लिए, और मैथ्स में 4-5 क्वेश्चन भी कर लिए, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और देखो सब्जेक्ट वाइज भी बताता हूँ, केमिस्ट्री में जिस बच्चे ने 2024 या 25 में 12 क्वेश्चन किए थे, उसका 10 या 12 क्वेश्चन, अगर फॉर एग्जांपल जिस बच्चे ने केमिस्ट्री में 10 या 12 क्वेश्चन किए, उसका 90 परसेंटाइल क्रॉस हो गया था। वहीं मैथ्स में 4 या 5 क्वेश्चन करने पे भी 90 परसेंटाइल क्रॉस हो गया था। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे परसेंटाइल है, तो ये डिपेंड करता है टफनेस लेवल पे। तो अगर मैथ्स का पेपर टफ है तो कम क्वेश्चन पे भी उतने परसेंटाइल मिल रहे हैं, मतलब 4 क्वेश्चन पे भी 90 परसेंटाइल मैथ्स में मिलता है, और केमिस्ट्री में भी 10 से 12 क्वेश्चन पे भी 90 परसेंटाइल मिलता है। वहीं फिजिक्स में भी यही था, 10 क्वेश्चन पे 90 परसेंटाइल क्रॉस हो रहा था। आपको बात समझ में आ रही है? यस सर। आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, यस सर। यहाँ पे इसलिए ये बहुत जरूरी बात है कि मैथ्स में अगर फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में आप ऐसा मत करना 30 के 30 अटेम्प्ट करना, ऐसा जरूरी नहीं है, ना ही 25 अटेम्प्ट करना जरूरी है। आपको जितना क्वेश्चन आ रहा है उतना ही अटेम्प्ट करोगे, और ऐसा बहुत कम चांस होता है कि सारे क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि वो कभी भी ऐसा तो बनाएंगे नहीं पेपर कि आपका सारा ही ईजी हो। पेपर जब भी बनता है कुछ परसेंटेज ऑफ द पोर्शन 25 to 30 परसेंटेज इजी पेपर रहता है, 25% टफ लेवल रहता है, लगभग 50% मीडियम लेवल रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा ही पेपर अटेम्प्ट करना है, प्रॉपरली स्मार्टली पेपर अटेम्प्ट करो,
केमिस्ट्री फिजिक्स में टारगेट रख सकते हो कि 10 से 15 क्वेश्चन अगर हो जाएंगे तो ठीक ठाक काम बन जाएगा। मैथ्स में टारगेट रख लो 5 से 7 क्वेश्चन भी अगर हो जाए तो एटलीस्ट मेरा ठीक ठाक परसेंटाइल बन जाएगा। ओवर अटेम्प्टिंग नहीं करनी है, मतलब लालच नहीं रखना है कि चलो ज्यादा अटेम्प्ट कर दो। आपको अगर आ रहा है शॉर्ट पूरा हो कि हाँ नहीं मेरा एग्जैक्ट मेथड सही है, मैंने सारी कैलकुलेशन में भी कोई एरर नहीं किया है, सारा क्रॉस चेक कर लिया है, हाँ फिर आप टिक करके आओ, ठीक है। लेकिन गैस वर्क नहीं करना बिल्कुल भी। आपको ऐसा मत करना क्या तुक्का मार दिया कि चलो बी डाल देते हैं, अगर मान लो 10 बी रखूंगा उसमें से हो सकता है 4 भी सही हो जाए। ऐसा काम कभी मत करना, पता चला कि 10 के 10 गलत हो गए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो जय माता दी वाला काम यहाँ मत करना, ABCD जय माता दी कर दिया, ठीक है, वो सब काम यहाँ नहीं चलेगा, वो बोर्ड्स में चलता था। यहाँ पे हो सकता है किसी दिन सारे ऑप्शन ए ही करेक्ट हो और आप बी करके आ गए, कोई सी करके आ गया, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा काम, ठीक है। ऐसा हुआ भी था अभी, जैसे कुछ अभी मैं हिमाचल वगैरह में भी गया था तो एक बच्चे ने ऐसे पेपर दे रहे थे वो लोग, उनको मैंने बोला था कि भाई ज्यादा अटेम्प्ट मत करना, लेकिन फिर भी उन्होंने लालच किया। तो एक बच्ची ने क्या किया, उसने 20 क्वेश्चन करेक्ट किए थे, पूरे जो 75 थे उसमें से 20 उसने करेक्ट किए थे और उसने 40 नेगेटिव कर दिए। अब सोचो उसके 20 करेक्ट थे तो 80 नंबर तो उसको ऑलरेडी मिल रहे थे, लेकिन 40 नेगेटिव कर दिए तो 80 के डायरेक्ट वो 40 पे आ गई। अगर उसी 20 करेक्ट करके आ जाती, बच्चे भी 40 अटेम्प्ट नहीं भी करती तो भी उसके 80 मार्क्स आते, अच्छा खासा उसका बन जाता, राइट। लेकिन क्या करा, Yes, sir. अटेम्प्टिंग नेगेटिव कर दी, इसके कारण गड़बड़ हो गई बात। तो आप लोग ये बच्चों गलती मत करना, आप लोगों को सबको ध्यान रखना है कि मुझे उतना ही अटेम्प्ट करना है जितना मेरे से बन रहा है। कोशिश करनी अपनी तरफ से पूरा 3 घंटे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने तीनों सब्जेक्ट के, और अच्छे से अपनी लास्ट तक कोशिश करनी है कि कहां से क्वेश्चन इजी मिल जाए, पूरा अटेम्प्ट अच्छे से करना है। लेकिन नेगेटिव ओवर अटेम्प्टिंग या नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करना है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? उससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, ठीक है। हल्का फुल्का आप कर सकते हो, आपको लग रहा है कि 80%, 85% लग रहा है कि हाँ मुझे ये हो सकता है करेक्ट, तो ठीक है आप चाहो तो चांस ले सकते हो। लेकिन जहां 50-50% चांसेस हो वहां चांस मत ले। आपको लग रहा है कहीं नहीं, मुझे एकदम 80 to 80% लग रहा है कि 80-85% लग रहा है ये हो सकता है, तो अगर आपको लेना तो वहां आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन ज्यादा गैस वर्क मत करना, ठीक है। हाँ, दूसरा चीज, जब आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करना, अब देखो मैंने आपको एक चीज समझाई है, आपके पेपर में तीनों तरह के क्वेश्चन होंगे, इजी भी होंगे, मीडियम भी होंगे, हार्ड होंगे। अब प्रॉब्लम क्या है ना, पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो दी जाती है वो ये दी जाती है कि सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मतलब आप क्या करो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया तो केमिस्ट्री में इजी क्वेश्चन पिकअप करना है, मैथ्स में इजी करने हैं, फिजिक्स में इजी करना है। लेकिन इजी दिखते कैसे वो बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं, वो टाइम टू टाइम आपको पता चलेगा कि इजी क्वेश्चन एक्चुअली होते कैसे। मतलब एकदम स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा कि वहां पे लिखा थोड़ी रहेगा कि इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन दिखेगा कैसे, कभी कभी क्या होता है ना, जेई बहुत बड़ी ट्रिक खेलता है, वो क्वेश्चन को दिखाने में इतना डरावना दिखाएगा, इतना अजीब दिखाएगा, अजीब से सिंबल डाल देगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और 5 जैसे सिंबल डाल देगा, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली होगा सबसे इजी वाला, लेकिन वो दिखाने में ऐसा डेंजरस दिखाएगा कि बच्चों को लगेगा ये टफ है, छोड़ दो आगे बढ़ जाओ। तो कभी भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ये हमेशा याद रखना, ये आज का सेशन आपके लिए लाइफ मतलब आगे तक काम आएगा, कि आपको कभी भी क्वेश्चन की शक्ल देख के नहीं छोड़ना है कि क्वेश्चन दिखने में टफ दिख रहा है तो छोड़ दो। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को देखो, गिवन डेटा प्रॉपर्ली उतारो अपनी कॉपी में, क्या गिवन डेटा है, क्या पूछा गया, उस पर एनालिसिस करो, और ऑप्शन कैसे दिए गए हैं, ऑप्शन किस फॉर्मेट में दिए गए हैं आपको वो उस पे। तो आपको तीनों स्टेप को बहुत ध्यान से रखना है। पहला स्टेप, गिवन डेटा को प्रॉपर्ली देखना है, क्या पूछा गया है उस पे देखना है कि इसका फॉर्मूला, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। और थर्ड स्टेप, ऑप्शंस किस तरह से दिए गए हैं, उन ऑप्शन को देख के अपने क्वेश्चन की डायरेक्शन सोचनी है कि मैं इस अप्रोच में जा सकता हूँ। ये तीनों स्टेप को देखने के बाद फिर आप जजमेंट लेना कि आपसे होगा कि नहीं होगा। आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तीनों स्टेप को देखने के बाद मुझे लग रहा है क्वेश्चन टफ है, मुझे शायद इसका फॉर्मूला में डाउट है, फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, या फिर फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अजीब जा रहा है, लेंथी जा रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप छोड़ना। एकदम से क्वेश्चन को देख के मत छोड़ देना। कम से कम आपको उस क्वेश्चन में 30 सेकंड का टाइम देना है, उसको रीडिंग करने में, उसको एनालिसिस करने में, उसके बाद जजमेंट लेना है कि ये छोड़ना है कि आगे बढ़ना है। अगर आपको लग रहा है टफ है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ के आगे बढ़ जाओ, आगे इजी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हो सकता है पेपर की स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन टफ है, तो छोड़ने में घबराना नहीं है, हो सकता है आखिरी के 7-8 क्वेश्चन इजी हो। जब तक पूरा पेपर पढ़ ना लो तब तक आपको रुकना नहीं है, आपको पूरा पेपर को ढंग से देखना है। उस पूरे पेपर को ढंग से देखने के बाद फिर आपको जजमेंट लेना है कि इजी है कि टफ है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, मतलब आपको मेजर फोकस करना है कि कैसे भी करके सबसे पहले राउंड में मैं इजी क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लूं। एक बार आपने इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, उस कॉन्फिडेंस के साथ फिर आप मीडियम टफ लेवल के क्वेश्चन करना। अब पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है,
अब देखो ये स्ट्रेटेजी अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है। जनरली जो ज्यादातर बच्चे फॉलो करते हैं वो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं, फिर मैथ्स करते हैं। लेकिन ये कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यही फॉलो करना है। अगर आपको लगता है आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है तो आप चाहो तो मैथ्स से भी स्ट्रांग कर स्टार्ट कर। लेकिन हाँ ध्यान, एक चीज जो फॉलो सबको करनी चाहिए, केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम नहीं देना। केमिस्ट्री थोड़ी थ्योरेटिकल होती है, क्वेश्चन पढ़ के मतलब ज्यादा उसमें कैलकुलेशन इतना नहीं रहता है, तो आप कोशिश करो कि 40 मिनट में आपकी केमिस्ट्री निपट जाए, ठीक है, 40 मिनट्स में आपकी केमिस्ट्री निपट जाए। फिजिक्स में 50 से 60 मिनट आप दे दो, क्योंकि मैथ्स में ऑटोमेटिकली टाइम ज्यादा लगेगा ही, 1 घंटे से ज्यादा मैथ्स में टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी क्वेश्चन लेंथी भी होते हैं, ठीक है, और कैलकुलेटिव भी होते हैं, लेंथी भी होते हैं, थोड़े टफ भी रहते हैं। तो मैथ्स में आपको लगभग 70-75 मिनट देने पड़ेंगे मैथ्स के लिए। तो आपको कोशिश करना है केमिस्ट्री से और फिजिक्स से थोड़ा थोड़ा टाइम बचा के मैथ्स में इन्वॉल्व करना है। तो आपका सीक्वेंस क्या हो सकता है, आप चाहो तो अगर आपको लग रहा है कि आपको केमिस्ट्री स्ट्रांग है, थ्योरेटिकल है, तो स्टार्टिंग की स्पीड में आप केमिस्ट्री निपटा दो 40 मिनट में, सारे क्वेश्चन एक बार देख लो, उसमें से जो भी इजी है उनको अटेम्प्ट कर डालो। सेकंड, आपको फिर फिजिक्स पे आना है तो फिजिक्स पे आ जाओ, अगेन उसमें एक लगभग 50 से 60 मिनट देके उसमें से जो भी इजी क्वेश्चन थे आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया, 8 से 10 क्वेश्चन जितने आपसे हो। फिर आप मैथ्स पे आ जाओ, मैथ्स में भी आपने सारे देख लिए क्वेश्चन, उसमें से जो इजी क्वेश्चन थे 5-7 क्वेश्चन आपने मैथ्स के अटेम्प्ट कर डाले। अब आखिरी में अगर ऐसे जाओगे तो आखिरी में आपके पास लगभग 15 से 20 मिनट बचेंगे। उन 15 से 20 मिनट में आपको क्या करना है, एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लेना है कि आपने जो आंसर लिखा है वो आपने सही टिक किया है कि नहीं किया। रोहित आपका माइक ऑफ कर दो, ठीक है, आपने जो आंसर किया है वो टिक किया सही किया कि नहीं किया। मतलब कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका आंसर बी आ रहा हो और जल्दबाजी में अपन सी टिक करके आ जाते हैं, ऐसा घबराहट में हो जाता है बहुत सी बार। तो आपको क्या करना है, आखिरी के 10-15 मिनट में एक बार टिक कर लो। फॉर एग्जांपल आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उन 25 क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक कर लो कि आपने फॉर एग्जांपल बी निकाला तो सामने बी टिक किया कि नहीं किया। और कभी कभी जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है बच्चों, इसलिए आखिरी के 10-15 मिनट आपको बचा के रखने। फॉर एग्जाम्पल आपने 20 क्वेश्चन किए, 30 क्वेश्चन किए, जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, सबसे पहले एक बार क्रॉस चेक कर लो कि आपने जो आंसर निकाले हैं क्या वो टिक किए कि नहीं किए। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है, बोलो। Yes, sir. ऊपर से तो नहीं जाती। ओके 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 ओके, माइक ऑफ कर लो। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि सब आप चाहो तो मैथ्स से स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग, मुझे मैथ्स। लेकिन हाँ, अगर मैथ्स से स्टार्ट कर रहे हो, मैथ्स अगर टफ आता है तो डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है, जितना आपसे बन पा रहा उतना आपको बनाना है। तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत टाइम मत इन्वेस्ट कर देना। पता चला कि एक ही सब्जेक्ट में 1.5 घंटा दे दिया, दूसरे में 1 घंटा दे दिया, तीसरे के लिए टाइम ही नहीं बचा, ठीक है। आपको तीनों सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली टाइम देना है। तीनों सब्जेक्ट में इजी क्वेश्चन रहेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है किसी किसी बच्चों के, मेरी सर फिजिक्स मुझे बहुत डर लगता है, फिजिक्स में तो फिजिक्स में नहीं करूंगा, मैं मैथ्स और केमिस्ट्री करके आ जाऊंगा, या फिर मुझे मैथ्स में डर लगता है तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री करके आ जाऊंगा। ऐसा मत करना, थोड़ा थोड़ा बेसिक फंडामेंटल सब में सबको आना चाहिए, राइट। और हर क्वेश्चन, हर पेपर में आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे ही, एनसीईआरटी लेवल मिलेंगे इसी, तो इसलिए आपको डरना नहीं है। आपको इजी क्वेश्चन को पिकअप करना है तीनों सब्जेक्ट से, उनको पहले अटेम्प्ट में निपटा लो, उसके बाद फिर सेकंड स्टेज में मीडियम हार्ड लेवल पे जाओ, और उसमें से भी जो बन रहा है उनको टिक करना है, जो नहीं आ रहा है उनको छोड़ के आगे बढ़ जाए। क्या ये बातें समझ में आ रही सबको, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है अगेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ध्यान रखने हैं। पहली चीज, अगेन कोई भी पेपर हो तो ऑफकोर्स सारे फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, क्लास के इलस्ट्रेशन को अच्छे से रिवाइज करके जाना है कुछ दिन पहले से, ठीक है। पेपर के दौरान स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है। अभी देखो सिली मिस्टेक्स तो होगी, अभी सिली मिस्टेक अवॉइड कैसे हो सकती है, जैसे जैसे आप आगे जाके पेपर्स दोगे, हर महीने लगभग हर संडे आगे पेपर दोगे, घर पे जब भी प्रैक्टिस करते हो तो घर पे आराम से सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन को। अगर मान लो कोई वर्कशीट है तो पता चला कि 15 क्वेश्चन थे, आपने 1 घंटा निकाल दिया, 2 घंटे निकाल दिए, धीरे धीरे आराम से सॉल्व कर रहे हो, वैसे नहीं करना है। घर पे भी एज अ टेस्ट पेपर जैसे सॉल्व करना है। उससे क्या होगा, जब आप घर पे भी स्पीड में सॉल्व करोगे तो जो गलतियां होगी वो गलतियां आपको उन गलतियों को आपको सीखने को मिलेगा। तो जैसे प्रैक्टिस आप घर पे करोगे वही रिफ्लेक्ट होगा टेस्ट में भी। आप सोचो कि घर पे अलग तैयारी करें, टेस्ट में चेंज हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपकी जैसी हैबिट बन जाएगी वही हैबिट टेस्ट में रिफ्लेक्ट होगी। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना, जब भी घर पे आप प्रैक्टिस करो, चाहे कोई वर्कशीट सॉल्व करो या फिर कोई भी आप मॉड्यूल सॉल्व करो, आपको उसको एज अ टेस्ट पेपर टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करना स्पीड में, ताकि अगर आपसे कोई गलतियां होती है तो आपको ध्यान रखे मुझसे ये गलतियां हो रही है, ये गलतियां मुझे टेस्ट में ध्यान रखनी है। अगेन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओवर अटेम्प्टिंग मत करना। जहां पे आप श्योर हो कि हाँ ये मुझे सही लग रहा है तो वो उन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके आ जाओ। जहां पे आपको श्योरिटी नहीं है, 40% है, 30% है, 50% है, लग रहा है सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो मत अटेम्प्ट करो। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑप्शन से किए जा सकते हो, मैथ्स में, फिजिक्स में। फॉर एग्जांपल ऑप्शन में वैल्यू रख के देख लो एक बार,
कभी कभी वैल्यू रख रख के भी ऑप्शन है, लेकिन हर बार नहीं होता। कुछ कुछ क्वेश्चन में आप ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हो। तो ऐसा वहां पे माइंड एक्टिव रखना कि क्या अगर ये क्वेश्चन हो तो नहीं रहा है मुझसे, कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, क्या ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा, मतलब इनकी वैल्यू रख रख के हो ऑप्शन सकता है MCQ कर से लेता भी। हूँ, हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाए। ठीक है, अच्छा ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, ये धीरे धीरे आगे जब आप क्लासेस अटेंड करोगे तो आपकी क्लास के टीचर्स आपको बताएंगे तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, हाँ अब कभी कभी ऐसा भी होता है पेपर में, फॉर एग्जाम्पल आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने पूरा लगभग सही कर दिया लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ऐसा होता है कभी कभी कि मान लो आपने लगभग सही कर दिया लेकिन फाइनल आंसर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसे समय क्या करना है। और उसमें बच्चा क्या करता है कि उस क्वेश्चन को वापस पूरा देखता है, इन्वेस्ट करता है, 15 मिनट निकाल दिए लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा, गलती पकड़ में नहीं आ रही कि कहाँ गलती करी है। उसने कहीं ना कहीं गलती तो करी है, हो सकता है कैलकुलेशन में एरर करा हो सकता है फॉर्मूले में प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी हो, लेकिन उस समय वो गलती दिख नहीं रही है। तो ऐसे टाइम पे हमको क्या करना है, उस क्वेश्चन को वहीं पे रोक लो थोड़ी देर, उसका उस जिस पेज पे आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया उसको साइड में रख दो, उस क्वेश्चन पे वापस आखिरी में जब आपके पास 15-20 मिनट बचे हो तब, या फिर आखिरी के आधे घंटे में वापस उसमें देखो। हो सकता है आखिरी के आधे घंटे में जब आप देखोगे तो अब आपको गलती दिख जाएगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम अलग टाइम पे चीजों को देखते हैं अलग माइंडसेट के साथ तो हमें गलती पकड़ में आ जाती है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको गलती पकड़ में ना आए, सेम गलती आपको लास्ट में पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा हो कभी कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको फाइनल आंसर नहीं मिल रहा और गलती भी पकड़ में नहीं आ रही, तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, उसको वहीं पे साइड में रखो, आगे बढ़ जाओ, फिर वापस लास्ट में उस क्वेश्चन को वापस एक बार चेक कर लेना। तो हो सकता है आखिरी में जब वापस अटेम्प्ट करो तब आपको गलती दिख जाए। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो। Yes, sir. क्लैरिटी आ रही है? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोशिश पहले यही करना कि इजी क्वेश्चन जो तीनों सब्जेक्ट के हैं उनको पहले निपटा लो, ताकि उससे आपका मिनिमम कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप मिल जाएगा। ज्यादा टफ, ज्यादा मीडियम लेंथी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना, पहले जो इजी क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, फिर आगे अगले सेकेंड स्टेज में बाकी क्वेश्चन पे जाना। ठीक है, और एक बार पूरा पेपर जब वो 8th पॉइंट में क्या है वही चीज, एक बार पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो एक बार रिव्यू कर लो कि आपने सही आंसर टिक किए कि नहीं किए, कहीं किसी क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन में कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दिए, तो आखिरी के 10-15 मिनट में 20 मिनट आप उनको क्रॉस चेक कर सकते हो। थ्रू आउट द एग्जाम एकदम काम रहना है, फोकस रहना है। ठीक है, ऐसा मत करना कि आपने मान लो फॉर एग्जांपल मैथ्स के साथ स्टार्ट किया, शुरू के 5 क्वेश्चन नहीं हो रहा, घबरा गया मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, पता चला अगले क्वेश्चन इजी थे, घबराहट के कारण वो इजी क्वेश्चन भी आपने गड़बड़ कर दिया। आपको घबराना नहीं है, आपको आखिरी मिनट तक कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है कि मुझसे जितना होगा उतना मैं करूंगा, भले मेरे से 5 क्वेश्चन हो, मैं 5 क्वेश्चन ढंग से करके आऊँ। लेकिन अगर मुझसे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो जो 20 क्वेश्चन नहीं हो रहे उन 20 क्वेश्चन के ना होने से मुझे घबराना नहीं है या डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि अगर आप उन 20 क्वेश्चन के कारण घबरा गए तो उन 5 क्वेश्चन में भी गलती कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो आपको एकदम काम रहना है, कूल रहना है कि ठीक है मुझे आखिरी तक जाना है, पूरे 300 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करना है, और बीच में कहीं पे भी जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं अपनी पूरी तरह से पूरी कोशिश करूंगा करने की, लेकिन हाँ डिमोटिवेट नहीं होना। जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे, जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे, इट्स ओके, उनको छोड़ के आगे बढ़ जाए। ठीक है, ध्यान रखोगे ना, बोलो। ठीक है, यस बहुत बढ़िया। तो देखो यही मेन एक्चुअली यही था स्ट्रेटेजी, इन सबको आपको अच्छे से फॉलो करना है, अपनी स्ट्रेटेजी खुद ही बना लेना। आपको लग रहा है कि मुझे केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है, फिर फिजिक्स पे जाना है, फिर मैथ्स पे जाना है, तो उसको फॉलो करना। आपको लग रहा है पहले मैथ्स करना है, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री करना है, उसको फॉलो करना। ठीक है, जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उसको फॉलो करो। हो सकता है आपने कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाए, कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टेस्ट में उसको थोड़ा चेंज करना। आपके लिए जो बेस्ट वर्क करती है आपको उसको फॉलो करना। हाँ, लेकिन ऐसा कभी मत करना कोई पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट को पूरा टाइम दीजिए, तीसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम ही नहीं बचा। तीनों सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली टाइम देना है ताकि चीजें अच्छे से आपके फेवर में, मतलब तीनों सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर लोगे तो ओवरऑल परसेंटेज आपको बहुत अच्छा सुधर जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? Yes, sir. बहुत बढ़िया। यस सर। रियली बताऊं, मुझे आज आप लोगों के साथ बात करके सेशन लेके बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं जब सेशन ले रहा हूँ और आप बच्चों को एग्जाम्स के बारे में लगभग पूरा नॉलेज है। आप लोगों ने स्टार्टिंग में सारी चीजें बता दी थी कि क्या सर पैटर्न होता है, क्या नहीं होता है, लगभग आपको नॉलेज था, और आपने बहुत सारी चीज, आप लोगों ने ये भी बताया कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए था। ठीक है, तो आप लोगों को ऑलरेडी अच्छी चीजें पता है, कुछ चीजें मैंने अपनी तरफ से ऐड भी कर दी है। ठीक है, इन चीजों को आपको फॉलो करना है। हाँ, अब आप लोग एक एक करके हैंड रेस करके अपने क्वेरीज पूछना, और सब लोग सेशन में बने रहना, क्योंकि हो सकता है किसी का कोई डाउट आपके काम आ जाए। ठीक है, कोई ना कोई अच्छे अच्छे डाउट जो पूछेगा, हो सकता है वो क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन में आपके भी काम आ जाए, तो सब लोगों को ध्यान से सुनना भी है। ठीक है, हाँ, पहले राजविंद्र बोलो, हाँ बोलो एक एक करके।
सर मैंने ना मेनली एनालाइज किया है, अपने सीनियर से भी बात की थी जिन्होंने इस बार अटेम्प्ट किया है। एंड सर वो कहते हैं कि हमने ना मोस्टली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। मतलब बीच में जो मतलब पार्शियली हमें 50-50 था, वो भी हमने कर दिया था। इसलिए इजीली हमारी कट ऑफ क्लियर हो गया। सर मैं बेसिकली ऐसा नहीं करती हूँ, मुझे जो श्योर होते हैं मैं वही करती हूँ, बट उसमें कहीं ना कहीं मेरे 120 100 to 120 ऐसे मार्क्स रह जाते हैं। बट जो बच्चे सर टेस्ट की स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में सेंड करते हैं, मैंने उनको एनालाइज किया है कि उनकी अटेम्प्ट रेट 100% थी, एंड उनके तो मार्क्स भी कहीं ना कहीं ज्यादा होते हैं। तो ये सर नहीं देखो, वो हो सकता है तो चीटिंग करके दे रहे हो, ठीक है, उनको कभी फॉलो मत करना। आपको देखो, मैं पिछले लगभग 8 साल 9 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, राइट। तो मैं आज अगर आपको कोई सजेशन दे रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, आपको अगर नंबर बढ़ाना तो धीरे धीरे बढ़ेगा। हो सकता है आपका पहले टेस्ट में 40 नंबर ही है, हो सकता है आपके पहले टेस्ट में 30 नंबर है, इट्स ओके। आगे जाके धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करोगे, मेहनत करोगे, सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करोगे, आपका स्कोर अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में नंबर कम आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि पहले ही पेपर में मुझे 100-150 नंबर लाना है या फिर वो करना है, दूसरे बच्चों के आ रहे हैं तो नहीं। आपको वो कंपैरिजन नहीं करना है, आपको बस यही करना है कि आपको जितना आ रहा है उसको अटेम्प्ट करना है, गैस वर्क नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। कोई बच्चा बोलता भी कभी तुक्का मार ले, हो सकता है सही हो जाए, नहीं करना है आपको, क्योंकि ये आपको अफेक्ट करेगा जेईई मेंस के पेपर में। अभी तो मान लो आप मार के या फिर चीटिंग करके दे दोगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये चीज भी सबको ध्यान रखनी है। इनकेस अगर आपका पेपर ऑनलाइन होता है, आप लोगों को चीटिंग नहीं करना है, क्योंकि आप खुद के साथ भी गद्दारी कर रहे हो। आपके नंबर कम आएगा चलेगा, क्योंकि अगर आप चीटिंग करते तो हम लोगों को पता चल जाता है कि कोई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बहुत टफ रहते हैं, जो एक्चुअल बच्चे से बहुत कम चांसेस है बच्चे से बने इस लेवल पे, लेकिन अगर वो टिक करके आ जाता है और तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कहीं ना कहीं इसने ऑनलाइन चीटिंग करी है। तो अगर आप हमको बेवकूफ बनाओगे तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। हम लोगों को ऑलरेडी पता चल जाएगा बच्चे ने ईमानदारी से दिए कि नहीं दिया, और उससे भी ज्यादा हमको पता चले ना चले, आप लोगों को अपनी ईमानदारी रखनी है। क्लियर है, क्योंकि ये पेपर अगर फॉर एग्जांपल आगे आप अवंती में आप जब सिलेक्ट हो जाओगे, या फिर अवंती में आप जब रहोगे तैयारी करोगे, या फिर जहां से भी तैयारी करो, जेई एग्जाम के पहले कम से कम 20-25 पेपर जो दोगे, उन 20-25 पेपर में अगर आप चीटिंग करके भी ज्यादा नंबर लाओगे तो कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली फाइनल जेई में नहीं कर सकते कुछ भी, आपको कभी भी अपनी गलती का एहसास ही नहीं होगा, और आपको ये नहीं पता चलेगा अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितनी और मेहनत आपको करनी है। तो ये काम कभी कोई मत करना बच्चों, आप लोग अपनी पूरी ईमानदारी के साथ पेपर देना है। अगर स्टार्टिंग में 5 नंबर भी आए तो भी चलेगा, ठीक है, हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि पहली बार पेपर दे रहे हो, पहली बार जेई की फील्ड में उतर रहे हो, ठीक है। लेकिन चीटिंग मत करना, अपनी पूरी ईमानदारी से तो ढंग से पेपर दो। मैथ्स में आपसे 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, 3 ही करो, कोई बात नहीं। केमिस्ट्री में 7 हो रहे 7 करो, फिजिक्स में 6 हो रहे 6 करो, जितना आपसे बन रहा है उतना करके आओ, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ना, है ना। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट डाउट एक चैट बॉक्स में भी किसी ने लिखा था, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो क्या? मिनिमम, हाँ, प्रभजोत, मिनिमम तीनों सब्जेक्ट में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मिनिमम कितना करना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको मिनिमम, वो एडवांस में होता है, एडवांस में सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होता है आगे जब एडवांस दोगे तब, लेकिन मेंस में ऐसा सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं रहता है। बस यही है, आपसे जितना बन पा रहा हो उतना आपको मैक्सिमम करके आना है। आपको लग रहा है केमिस्ट्री में ज्यादा बन रहा है तो केमिस्ट्री में ज्यादा करो, फिजिक्स में ज्यादा बन रहा है फिजिक्स में ज्यादा करो, मैथ्स में ज्यादा बन रहा है मैथ्स में, जितना आपसे बन रहा है उतना आपको अटेम्प्ट करना है। हाँ, नेक्स्ट रोहित पूछो। सर जो रिव्यू हम करते हैं क्वेश्चंस, नीला कलर का ऑप्शन होता है सर, अगर उसको हम मतलब करेक्ट कर रहे हैं, आंसर करेक्ट है, तो सर वो मार्क्स गिने जाएंगे क्वेश्चन में? हाँ बिल्कुल, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है रोहित ने। एक वहां पे आपकी बॉक्स आता है बुक मार्क करके, पर्पल कलर का, कि बुक मार्क द क्वेश्चन। बुक मार्क का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको अभी बताया था, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, फाइनल आंसर मैच नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है यार किसका गलती भी पकड़ में नहीं आ रही, तो आप क्या कर सकते हो, उस समय उसको बुक मार्क कर दो, उस कागज को साइड में रख दो। तो बुक मार्क का मतलब ये है कि आपको वापिस से लास्ट में उसको अगर री अटेम्प्ट करना है तो उस क्वेश्चन को आपने बुक मार्क कर दिया। अब बुक मार्क करे हुए क्वेश्चन में अगर आपने आंसर टिक नहीं किया है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, बुक मार्क करे हुए क्वेश्चन में अगर आपने आंसर टिक कर दिया तो फिर वो काउंट होगा। अगर वो सही हुआ तो 4 नंबर मिलेंगे, अगर वो गलत हुआ तो -1 मिलेगा, ठीक है। बुक मार्क करने के बाद भी आप अगर आपने आंसर टिक कर दिया तो अगर सही है तो मिलेंगे मार्क्स, और गलत हो गया तो माइनस भी हो जाएगा। ठीक है सर। ओके, प्रतिभा, हाँ नेक्स्ट प्रतिभा पूछो डाउट। प्रतिभा, Yes, sir. हाँ Yes, sir.
हाँ, आपने हैंड रेज सर किया, मैंने डाउट। पूछना था जो 20 के बाद 5 क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, वो जरूरी होते हैं कि करने, अगर हो रहे हैं तो कर लो, नहीं तो नहीं? हाँ, जरूरी नहीं है, अगेन कंपल्शन कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल करके आना चाहिए। ये बहुत सी बात बच्चों में देखा गया है कि उनको ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सही लगता है कि ऑप्शन दिखते हैं तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि ठीक है अटेम्प्ट कर लो, न्यूमेरिकल वाले करके नहीं आते। लेकिन बच्चों में आपको बता दो, जेई में ऐसा बहुत बार हुआ है कि न्यूमेरिकल वाले में एनसीईआरटी से भी लोअर लेवल आ गया क्वेश्चन। तो कभी भी न्यूमेरिकल वाले को छोड़ के मत आना, एक बार जरूर देखना। आपको लग रहा है कि हाँ मेरा आंसर आ रहा है तो कॉन्फिडेंटली लिख के आना, घबराना नहीं है, ठीक है। ओके सर। क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसा बहुत बार देखा गया कि इजी क्वेश्चन मिल जाते हैं बहुत सारी बार। तो अगर आपने सॉल्व किया, आपका आंसर 5 आ रहा है तो 5 टिक करके आ जाओ, 7 आ रहा है तो 7 टिक मतलब लिख के आ जाओ, छोड़ना नहीं कभी भी, और नहीं आ रहा तो छोड़ दो। हाँ, ओके नेक्स्ट राज पूछो। सर मान लो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, हाँ हाँ, मैं इसको सबसे पहले करता हूँ, तो मैक्सिमम टाइम कितना लगाना चाहिए मुझे इस पे? देखो मैथ्स के लिए मैंने बताया कि मैथ्स में आप मैक्सिमम 70 से 75 मिनट्स लगा सकते हो। लेकिन अगर मान लो स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करो तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा, एक मिनट माइक ऑफ कर दो। अगर आप मान लो स्टार्टिंग मैथ्स से कर रहे हो तो मान लो 1 घंटा मैथ्स को दे दो, फिर 40 मिनट केमिस्ट्री को दे दो, फिर 50 मिनट अपना इसको दे दो, फिजिक्स को। तो आपके पास आखिरी में 30 मिनट बच जाएगा। अब इस 30 मिनट में आप ये देख लो, केमिस्ट्री आपका हो चुका है, मैथ्स फिजिक्स भी आपने लगभग कर दिया है। अब इस 30 मिनट में अगर जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन थे उनको आप अटेम्प्ट कर लो, बुक मार्क वाले क्वेश्चन। स्टार्टिंग में आप एक घंटा मैथ्स को दे दो, फिर केमिस्ट्री को 40 मिनट, फिर फिजिक्स को, फिर आखिरी के आधे घंटे में वापस मैथ्स में जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि अटेम्प्ट कर सकता हूं उनको आप दे सकते हो। हाँ ठीक है, हाँ लेकिन स्टार्ट कर सकते हो मैथ्स में अगर आपको लग रहा है। लेकिन इनके सर अगर किसी सब्जेक्ट में बहुत ही मुश्किल आ गए, एक भी अटेम्प्ट ना हो पाए, तो करेंगे कि नहीं? ऐसा होता नहीं है जनरली अगर आप देखोगे पैटर्न में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं ना कहीं मैथ से इजियर साइड पे ही आता है, इसलिए उनका कट ऑफ 10 नंबर पे भी 90% होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कोई भी पेपर पूरा ही नहीं आ रहा हो, उसमें कहीं ना कहीं इजी क्वेश्चन जरूर रहेंगे, आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा, वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई सब्जेक्ट पूरा एकदम एक्सट्रीम टफ है, ठीक है। खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ऐसा नहीं होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में इजी क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। मैथ्स में हो सकता है, लेकिन मैथ्स में भी ऐसा नहीं कि पूरा टफ आएगा, तीन क्वेश्चन तो कम से कम ढूंढ सकते ही हो, ठीक है। तो कोई भी मैथ सब्जेक्ट दोनों से ज्यादा मुश्किल होगा? दोनों सब्जेक्ट के कंपैरिजन मैथ्स थोड़ा टफ आता है, थोड़ा सा टफ। ओके सर। अवंती टेस्ट में देखो वो कट ऑफ का अभी नहीं बताया ना, कट ऑफ डिपेंड करता है ओवरऑल बैच के परफॉर्मेंस पे, ठीक है। कि पूरी बैच का परफॉर्मेंस, पेपर का लेवल कैसा है, उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको मान लो 300 मार्क का पेपर है तो आपको 200 कट ऑफ जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा। कट ऑफ एकदम मिनिमम ही रहेगा कि ऑन एन एवरेज एक मीडियम ऑन एन एवरेज पूरी क्लास का परफॉर्मेंस, उसकी बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होगा, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से अच्छे से पेपर देना है। ओके, नेक्स्ट। हाँ हार्दिक पूछो। सर जनवरी में जेई मेंस होता है और अप्रैल में जेई एडवांस होता है क्या? नहीं, एक्चुअली अपने जेई में क्या होता है, अपन को एक ही पेपर को देने के 2 चांस मिलते हैं। पहला चांस होता है जनवरी के लास्ट वीक में, और सेम जेई मेंस का सेकंड पेपर एक और बार होता है अप्रैल में के फर्स्ट वीक में। पेपर मेंस ही रहता है। तो सर जेई एडवांस कब होता है? वो एडवांस मई में होगा। अभी जैसे जो बच्चे इस साल देंगे, अभी 15-18 मई में होता है एडवांस का पेपर। ओके सर। हाँ नेक्स्ट। हाँ अनुज बोलो। सर जैसे अभी इसने पूछा कि एक पहले एग्जाम होता है जनवरी में, फिर दूसरा अप्रैल में होता है। सर जो जनवरी वाला एग्जाम होता है उसका रिजल्ट आया था, उसके बाद होता है अप्रैल वाला एग्जाम? हाँ देखो, रिजल्ट जी बहुत जल्दी दे देता है, लगभग 10 दिन में रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है आपका। तो हाँ। जो जनवरी के लास्ट वीक में जो पेपर होता है उसका रिजल्ट 8-10 फरवरी तक आ जाता है, बोर्ड्स के पहले ही आपका, ठीक है। और फिर आपका अप्रैल अटेम्प्ट का रिजल्ट अगले अप्रैल, मान लो 8 अप्रैल 9 अप्रैल तक पेपर हुआ, 20 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाता है अप्रैल अटेम्प्ट का। फिर दोनों अटेम्प्ट में जो बेस्ट होता है वो काउंट होता है। सर अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पे ज्यादा बढ़िया हो गया, परसेंट जो कट ऑफ है वो क्लियर हो गया, हाँ उसके बाद एग्जाम देना जरूरी है हमें? देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सेकंड में आप और अच्छा परफॉर्म कर लो, ठीक है। ओके सर। वो फर्स्ट भी देना बहुत जरूरी है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। फर्स्ट में अगर आप, बहुत सी बार बच्चे ऐसा करते हैं, सर अभी तैयारी नहीं है, बोर्ड्स भी आने वाला है, हम तो सेकंड दे देंगे, ऐसे गलती कभी मत करना,
हमेशा दोनों अटेम्प्ट देना, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट का बेसिकली कट ऑफ मतलब थोड़ा सा टफनेस लेवल और कंपटीशन कम रहता है जनवरी अटेम्प्ट में। तो जितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म आप जनवरी अटेम्प्ट में कर सकते हो, जितना ज्यादा स्कोर जनवरी अटेम्प्ट में कर सकते हो, आपको करना चाहिए। अप्रैल अटेम्प्ट में रिलेटिव परफॉर्म कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए हमेशा जनवरी अटेम्प्ट तो कभी छोड़ना ही नहीं है, और साथ साथ जनवरी देने के बाद अप्रैल को भी हमेशा ट्राई करना चाहिए। ओके सर। नेक्स्ट। हाँ, विक्रमजीत, अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि आपने इस साल एग्जाम दिया और आपके मान लो स्कोर इतने अच्छे नहीं आ पाए, कॉलेज नहीं मिल पाया, तो आप अगले साल फिर से एग्जाम दे सकते हो आफ्टर 12, मतलब ड्रॉप लेके। लेकिन जनरली आपको पहले मतलब चांसेस ज्यादा है कि जो बच्चा पहले मतलब पहली बार में आप अच्छा कर सकते हो। अगर आप 12 के साथ दोगे तो ज्यादातर बच्चे 12 के साथ ही निकलते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए क्या, अगेन ये बहुत बड़ा मतलब वो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साइंस के लिए कौन सा कितने परसेंटाइल चाहिए, ये डिपेंड करता है कॉलेज पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे, ठीक है। कौन सा कॉलेज है, कौन सी मतलब उसमें है, कितनी सीट्स है, ठीक है। तो वो अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है। अभी आपका टारगेट अप्रैल अटेम्प्ट तक ये होना चाहिए, जब तक आप एडवांस ना दे दो, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। फिर जो स्कोर आएगा उस स्कोर के बेसिस पे जो बेस्ट कॉलेज के हिसाब से जो ब्रांच है वो हम सोचेंगे। कभी कभी क्या होता है, कंप्यूटर साइंस के चक्कर में मान लो आपका स्कोर लो है और आप कंप्यूटर साइंस के पीछे पड़ गए हो, तो आपको कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पता चला आपको आईआईटी मिल रहा है, आईआईटी में मान लो किसी में ईएनटीसी मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और कंप्यूटर साइंस के चक्कर में आपको कोई लोअर कॉलेज मिल रहा है, तो इससे अच्छा आईआईटी ले लो, थोड़ी लोअर ब्रांच चलेगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी स्कोर पे। इसलिए इन सब चीजों में अभी मत पढ़ना, ना ही यूट्यूब पे सर्च करना। आपका सिर्फ काम क्या है, तैयारी करना और अपनी बेस्ट पेपर देना, ठीक है। नेक्स्ट। और कोई पूछ लो बच्चों, इनकेस और कोई डाउट हो किसी के मन में, कोई और चीज हो। आज का सेशन आपके लिए यूजफुल था, ये बताओ। यस सर। यस सर। इसको प्रॉपरली कल के पेपर में अटेम्प्ट करना। आगे जाके और भी चीजें, और भी आपके सेशन ऐसे होते रहेंगे एडवांस में, एडवांस के पेपर वगैरह, और भी एग्जाम स्ट्रेटेजीज, फुल सिलेबस पेपर में और क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सेशन हम और भी रखेंगे, ठीक है। हाँ, सर और जैसे हम पेपर अटेम्प्ट कर देते हैं तो उसके बाद जब हम सबमिट करते हैं तो कई बार ऑप्शन आती है कि स्किप किए तो दोबारा उन्हें अटेम्प्ट करो, तो ये केस तो नहीं होता उसमें? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं। मतलब वापस पूछना क्वेश्चन, आप क्या पूछ रहे थे, एक बार वापस से क्लियर करना। जैसे हम पहले होते थे कई ऑनलाइन एग्जाम, तो हम जब स्किप कर देते थे ना ऑप्शन जो भी, या कोई क्वेश्चन हाँ स्किप हो गया, हाँ तो हाँ। उसके ऑप्शन आता था कि जो स्किप किए उसे दोबारा अटेम्प्ट करो, नहीं 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 तो नहीं सब नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे जेई में कभी ऐसा नहीं होगा। आपको जो आता है आपको वही अटेम्प्ट करना है, और आप जैसे मान लो आप आगे बढ़ गए, आप पीछे क्वेश्चन पे वापस आ सकते हैं। आपकी स्क्रीन के साइड में क्वेश्चन की नंबरिंग दी होगी। फॉर एग्जांपल आप 70th क्वेश्चन पे हो और आपको लग रहा है 30th क्वेश्चन जो बुक मार्क वाला देखना, तो आप वहाँ पे साइड में 30 क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो 30 क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको पूरा पीछे जाना पड़ेगा। तो बुक मार्क का ऑप्शन भी सब लोग यूज करना। बुक मार्क का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा बहुत अटक रहा है, मैं इसको वापस से ट्राई करूंगा तो हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को बुक मार्क कर लो, ताकि आपको लास्ट में ना वहां पे पर्पल कलर में दिख जाएगा। फिर आखिरी के आधे घंटे में जो जो भी क्वेश्चन आपने बुक मार्क किए उन पे आप चले जाओ। जो क्वेश्चन आपने आंसर टिक किए हैं वो आपको ग्रीन कलर में दिखेंगे। तो आपने जो ग्रीन कलर वाले हैं उनको एक बार क्रॉस चेक कर लो कि आपने जो आंसर निकाला वो सही टिक किया कि नहीं किया, ठीक है। तो ग्रीन कलर में वो दिख जाएंगे। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए वो आपके नॉर्मल रहेगा। हाँ अनुज बोलो। सर जैसे लास्ट ईयर में जो जेई का एग्जाम हुआ होगा, उसमें जो बच्चे आईआईटीज में सिलेक्ट हुए, एनआईटीज में सिलेक्ट हुए होंगे, उनमें मतलब एवरेज या फिर हाईएस्ट स्कोर कितना हो रहा होगा? देखो एनआईटी में भी डिपेंड करता है कि ब्रांच कौन सी लिया। अगेन अगर आप एनआईटी त्रिची की बात करोगे, जनरल कैटेगरी के बच्चे की बात करोगे, तो अगेन उसका 95-96 परसेंटाइल ऊपर होना चाहिए। पंजाब में किसी एक कॉलेज की बात करोगे तो हो सकता है 94 पे आ गया हो सकता है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। किसी को 93 में भी एनआईटी मिल जाता है लोअर ब्रांच में, ठीक है। तो वो सारी चीजें डिपेंड करती है कॉलेज कौन सा है, ब्रांच कौन सी है, और उसके परसेंटाइल पे डिपेंड करती है, ठीक है। वो बहुत बड़ा डेटा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का कॉलेज रहते हैं। हर कॉलेज में फिर 5-5 6-6 ब्रांचें रहती है। उसमें भी 4 ईयर कोर्स होता है, उसमें 5 ईयर कोर्स होता है। 5 ईयर कोर्स की कट ऑफ और थोड़ी लोअर जाती है। फीमेल का कोटा अलग रहता है, मेल का कोटा अलग रहता है, और होम स्टेट का भी फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप पंजाब के हो तो आपका पंजाब का होम स्टेट में अगर कोई कॉलेज है तो आपको कम नंबर पे भी पंजाब का कॉलेज में सीट मिल जाएगी, ऐसा रहता है। अच्छा आपके पंजाब में बताओ कौन कौन से टॉप कॉलेज है?
सर IIT दिल्ली, बॉम्बे। IIT रोपड़। IIT नगर। ओके, वेरी गुड। और एनआईटी है कोई पंजाब में? एनआईटी जलंधर, वेरी गुड, ठीक है। ओके, हाँ, और कोई डाउट बच्चों, एनीवन? नो सर। नहीं है, ठीक है। सर जैसे आपने कहा कि किसी बच्चे को आईआईटी में मिल जाए सीट अच्छी, पर वहां पर हमारे कंप्यूटर साइंस का कोर्स ना हो, तो हमें वो छोड़ देनी चाहिए? नहीं, कंप्यूटर साइंस का कोर्स तो सब जगह रहता है, लेकिन मान लो कंप्यूटर साइंस के लिए उस आईआईटी की कट ऑफ, मतलब मान लो उस आईआईटी की कट ऑफ बहुत हाई जा रही हो, और आपको कंप्यूटर साइंस किसी लोअर एनआईटी में मिल रहा हो, और उस आईआईटी वाले कॉलेज में आपको मान लो कोई और ब्रांच मिल रही हो, तो प्रेफरेंस ये रहता है कि आप वो वाली ब्रांच ले लो उस आईआईटी में, मतलब जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो। क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे तो हर कोर्स में प्रोग्रामिंग और ये इंक्लूड कर दी, तो आप आईटी भी ले सकते हो, रोबोटिक्स भी ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स भी ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल भी ले सकते हो, इनमें भी थोड़ा थोड़ा इंक्लूजन हो गया है। तो अगर आपको मान लो आईआईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है और किसी लोअर एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, तो आपको प्रीफर करना चाहिए कि आईआईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो। हरी बात समझ में? वो टैग लग जाता है आपके। हाँ जी सर। हाँ, लेकिन हाँ, ये सारी बातें अभी नहीं करनी, वो सब लास्ट में होगा, जून में, अगले साल की जून में होगा, ठीक है? अभी नहीं, अभी आपका फोकस फुल तैयारी करो, बेस्ट टू बेस्ट तैयारी करो, ठीक है? पूरी मेहनत करो, एनसीईआरटी पे ग्रिप बना के रखना। एक और मैं सजेशन आप लोगों को दूंगा, जब भी आप स्कूल में रहो, स्कूल का टाइम आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है बच्चों। स्कूल में आपको अपनी एनसीईआरटी पे बहुत अच्छी कमांड रखनी है, ठीक है? एनसीईआरटी के रिलेटेड डाउट्स अपने स्कूल टीचर से पूछने हैं, और अच्छी कमांड रखनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है एनसीईआरटी पे, क्योंकि एनसीईआरटी पे अगर स्ट्रांग रहेगा आपको, तो कहीं ना कहीं जेईई में सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? चलो, और किसी का कोई डाउट है पूछो। हाँ शिवम। सर हमारे स्कूल के टीचर्स जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के भी हो गए, ये ना हमें एनसीईआरटी से मतलब मना करते हैं, कि कहते हैं कि आपको सप्लीमेंट्स यूज करनी चाहिए, जैसे मॉडर्न होगी, एक्यूरेट होगी, इस तरह की। नहीं, वो इसलिए बोलते होंगे क्योंकि उसमें शायद क्वेश्चन आंसरिंग अच्छे से पूरा डिस्क्रिप्टिव हो, लेकिन एनसीईआरटी की रीडिंग आपको हमेशा लगाना चाहिए, खासकर केमिस्ट्री के लिए। एनसीईआरटी के जो पैराग्राफ है उसकी रीडिंग लगा रहे हो, और उसमें जो भी अच्छी बातें हैं उसको हाईलाइट कर रहे हो, ठीक है? एनसीईआरटी के पीछे के अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो खुद से, ये आपकी हैबिट बनानी है आपको। होता क्या है ना, जितनी भी ये रेफरेंस बुक होती है, मॉडल, इनमें क्या जनरली सॉल्व, मतलब क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन भी दिख जाता है, तो बच्चा मेहनत नहीं करता है उतनी। और एनसीईआरटी में जो अनसॉल्व क्वेश्चन रहते हैं उस पर आपको लगा रहना है, आपको नहीं बन रहा तो एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करना, फिर अपने टीचर से हेल्प लेनी है, फिर अपने स्कूल के दोस्तों से हेल्प लेनी है, ठीक है? हाँ, एनसीईआरटी के अलावा अगर जेईई के लिए तैयारी करना, तो आपको जो कोचिंग में जो वर्कशीट्स मिलेगी और जो मॉड्यूल मिलेगी, बस उसके अलावा कोई रेफरेंस बुक नहीं लेनी है। पहला प्रेफरेंस रहेगा वर्कशीट, मॉड्यूल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई बुक की जरूरत नहीं है। आपको जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, क्लास नोट्स और आपकी क्लास की वर्कशीट, वो मोर देन सफिशिएंट है। उतना भी अगर आपने कर लिया, सिलेक्शन गारंटी है, ठीक है? हाँ, लेकिन उतना भी बच्चा करता नहीं ईमानदारी से, थोड़े टाइम तक करता है, फिर बीच में मस्ती मजाक चालू हो जाती है, ठीक है? तो आपको जो वर्कशीट मिलती है, उन वर्कशीट को भी अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो भी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, लेकिन बस मैं स्कूल के दौरान ये बोल रहा हूँ कि स्कूल में जब भी आप रहो, तो स्कूल में जो भी चैप्टर चल रहा है उसको ध्यान से वहां पे भी पढ़ो, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ, फ्री पीरियड में भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो उससे आपकी बेसिक स्ट्रांग होगा, ठीक है? और हाँ, अगर आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा करना है, स्कूल में तो एग्जाम्पलर आती है, आपने सुना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके आती है एक चीज, हो सके तो वो खरीद लेना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अनसॉल्व खरीदना, ध्यान रखना, अरिहंत की या किसी की सॉल्व एग्जाम्पल मत खरीदना, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर अनसॉल्व खरीदना, और स्कूल में हमेशा साथ में रखना। स्कूल वाले कभी मना भी नहीं करेंगे, उससे आप सॉल्व भी करोगे तो हो सकता है आप वहां पे किसी कोचिंग की मॉड्यूल सॉल्व करो तो मना करते हैं, लेकिन एग्जाम्पलर सॉल्व करने के लिए मना नहीं करेंगे। एग्जाम्पलर में मेंस लेवल के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो खरीद सकते हो अगर खरीदना हो तो। अनसॉल्व खरीदना, लेकिन सॉल्व मत खरीदना। सिलेबस एनसीईआरटी से मैप रहता है, लेकिन हाँ, लेवल ऑफ द क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी से अबव ही रहेगा। सिलेबस आपका जो पूरा एनसीईआरटी वही रहेगा, जेईई मेंस का सिलेबस और एनसीईआरटी का सिलेबस एज इट इज कॉपी रहता है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पोर्शन आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, थोड़ा सा लेवल अप रहता है बस, ठीक है? और किसी का कोई डाउट है, एनीवन? ठीक है, ओके। हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे बच्चों, ठीक है? आगे और भी टीचर्स आपके साथ डेली बेसिस पे कनेक्ट रहेंगे। बस कल आपका पेपर है, अच्छे से एक बार अभी फॉर्मूला रिवीजन जो भी करना हो कर लो, जब तक आपको आता है, ठीक है? अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, ओके? सर जो पेपर का लिंक है वो कब मिलेगा? क्या हुआ?
जो पेपर का लिंक है वो कब शेयर होगा हमें? वो कल मॉर्निंग में। मॉर्निंग में सर? हाँ हाँ मॉर्निंग। मतलब लिंक कब तक वैलिड रहेगा? वो आपको आ जाएगा ग्रुप में मैसेज कि किस टाइम से किस टाइम तक वैलिड रहेगा, ठीक है, ग्रुप में पूरा प्रॉपर मैसेज आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। आप बस कोशिश ये करना कि जेई का जो एग्जाम स्लॉट होता है उसी में दो। जैसे जेई का पेपर कब होता है 9 से 12 में होता है, तो आप भी कोशिश करना 9 से 12 में दो, ठीक है, ताकि उस समय आपका माइंड एक्टिव रहे हमेशा। ओके सर। ओके सर अगर हम ये क्लियर ना कर पाए, अच्छे मार्क्स इसमें ना ले पाए जो कल होना है, तो क्या हम अवंती में नहीं रहेंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, ऐसा नहीं कि इसमें आपको एकदम हटा देंगे, ठीक है। आगे वापिस आपका हो सकता है वाइवा राउंड हो जाए, आपसे डिस्कशन हो, ठीक है। आपको ईमानदारी से पेपर देना है, बस ये करना है, चीटिंग नहीं करना है किसी को भी, ओके ठीक है? सर। जो चीटिंग करेगा वो पकड़ा जाएगा अपने आप ही, ठीक है। ओके सर। हाँ ओके ओके देन एवरीवन ऑल द बेस्ट। कल अच्छे से तैयारी करना, पेपर ऑनलाइन ही होगा आपका, ठीक है। ओके ओके ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।